प्रश्न नंबर फर्स्ट, बोल। ट्यूबलाइट तो देखिए। प्रश्न नंबर पहला, सत्य और असत्य बताने आपको इसमें। नंबर का भौमजल, भौमजल कहते हैं भूमि का जल, जो भूमि पर पाया जाता है वो जल भौमजल कहलाता है। विश्व भर की दुनिया नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। सही बात है भाई, सत्य है ये। मतलब भूमि, सुनो ध्यान से समझो, भूमि पर जो जल पाया जाता है वो विश्व भर कहते हैं विश्व में स्थित नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। जो भूमि पे जल है, सबसे अधिक जल भूमि पर है ना। खा, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। असत्य है। ये गलत बात है। क्यों भाई, जल की कमी तो कहूँ पे आ सके, जरूरी कोई है गांव वाले लोग ही करें, गांव में रह रहे हैं जो, है ना। कभी कभी शहर में नल नहीं आते हैं 2-3 दिन, तो त्राईमाम होने लग जाती है ना। त्राईमाम मतलब प्यास से मर गए, पानी चाहिए, पानी, उसे कहते हैं त्राईमाम, है ना। अब गा पे आओ, ये दूसरा गलत है। अब तीसरा, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। असत्य है। ये गलत भाई, जरूरी कोई है, ये गलत है। नदी द्वारा ही सिंचाई होगी, सिंचाई हर तरीका से हो सकती है, इंजनों से भी हो सकती है, पानी को दूसरी जगह से लाकर भी कर सकती है, जरूरी कोई है नदियों का जल ही खेतन में जावे वो। चौथी बात, घा, वर्षा जल का चरम स्रोत है। ये सही बात है, मतलब वर्षा होगी जब ही जल के स्रोत प्राप्त होंगे, जब वर्षा ही नहीं होगी तो स्रोत में पानी कहाँ से आ जाओ। स्रोत कहते हैं जैसे जल के स्रोत, नल, हैंडपंप, कुआं, नदी, तालाब, झील, ये जल के स्रोत हैं, इनसे हमें जल प्राप्त होता है, जल के स्रोत कहलाते हैं। और वर्षा जल का चरम स्रोत है, मतलब चरम मतलब सबसे अच्छा स्रोत, मतलब साधन है। वर्षा नहीं होगी तो ये साधन स्रोत कहाँ से आ जाएंगे, जब ही तो कुआं बने हैं, जब ही बरसात है जब ही तो, है ना, जब ही तो पानी आता है। अब आइए प्रश्न पढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। समझाइए कि भौमजल की पुनर्पूर्ति कि भौमजल मतलब भूमि का जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मतलब भूमि के जल की पुनः मतलब दोबारा पूर्ति किस प्रकार होती। देखो, उत्तर, वर्षा जल और अन्य स्रोतों, मतलब जैसे अन्य स्रोत जैसे वर्षा के ये हैं, जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिझकर मतलब जैसे स्रोतों के माध्यम से छनके अपने आप जब मिट्टी में से पार रह जाओ ना, अवशोषित हो जाता है, उसे रिझना कहते हैं। रिझकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिझाव मतलब जल का धरती के अंदर जाना, रिझाव अंतः स्पंदन कहलाता। भूमि के अंदर जल अवशोषित होना अंतः स्पंदन कहलाता है। जैसे मिट्टी पे पानी डाल दो, मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेती है, तो उस क्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रम द्वारा भौमजल, जैसे भौमजल कहते हैं भूमि के अंदर जल, तो इसे प्रक्रम मतलब प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा सके भौमजल मतलब भूमि के अंदर जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। अब भूमि के अंदर, धरती के अंदर जल समाहित है वो, तो हम कुआं खोदे हैं, है ना, गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकल आता है, तो उससे दोबारा जल की प्राप्ति हो जाती है। ये ऐसे है। अब बता का आया मत। किसी गली में 50 घर हैं। हाँ, ये 10 नलकूप ट्यूबलाइट लगाए गए हैं। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट तो जलने वाली लाइट होती है। ट्यूबवेल जिससे हम पानी आता है ना, 10 नलकूप मतलब नल पानी खींचने वाले ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। दीर्घावधि कहते हैं लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव क्या होगा। प्रश्न समझो दोबारा से। किसी गली में 50 घर हैं,
है ना, जिनके लिए 10 नलकूप, नलकूप को दूसरा नाम है ट्यूबवेल, है ना, पानी खींचने वाले नल लगाए गए हैं। और भौमजल स्तर पर, भौमजल स्तर मतलब भूमि के अंदर जल स्तर पर इसका दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय के बाद क्या प्रभाव होगा, वहाँ पानी की कमी आवेगी, जब पानी खिंचाएगा ज़्यादा। 50 घरन पे 10 नल कमेंगे, 50 नलन पे 50 घरन पे 50 नल तो रहने चाहिए, है ना। अब देखो उत्तर, भौमजल स्तर नीचे गिरने लग जाएगा, गिरेगा जब ज़्यादा, भाई आदमी 10 रोटियाँ 5 खावे को और आदमी है 10, तो 10 में तो 5 का जिक्र है ना, 5 रोटी में 10 जने जिक जाएंगे, नहीं जिकेंगे। बोल करोड़ की बात आ गई। अब मैं बस जीरो कितनी लगे? भौमजल भूमि के अंदर का जल का स्तर नलकूप के पाइपों से भी नीचे चला जाएगा, तब इनसे जल नहीं निकाला जा सकेगा और उस गली में जल की कमी हो जाएगी। फिर से नंबर 4 पढ़ो। मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप फिर से नंबर 4, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। कि मालिक बना दिया तुम बगीचा के, आज से तुम देखभाल करोगे बगीचा की, है ना, रखरखाव, पेड़ कहाँ उगरो, कब पानी देनो, क्या करना है तुमको करनी है। आप जल का सदुपयोग, सदुपयोग किसे कहते हैं, सही उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। आप क्या कदम उठाएंगे, ये बात बतानी है कि पानी वैसे ही फैलाएंगे, 1 मग्गा पानी की जरूरत है, पेड़ को दे रहे हैं 4 मग्गा, ऐसा करेंगे नहीं। तो देखो ये क्या करेंगे, देखो अगर हम पेड़ पौधे हम जल का सदुपयोग निम्न प्रकार से करेंगे। जल सदुपयोग मतलब जल का उपयोग सही प्रकार से करेंगे। नंबर 1, पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिपिंग, ड्रिपिंग कहते हैं बूंद बूंद पानी तकनीक का उपयोग करेंगे, मतलब फुब्बारे की तरह, जिस प्रकार फुब्बारे से पानी देते हैं ना, बूंद, ड्रिपिंग तकनीक या ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद पानी देंगे, जड़ों में पानी देंगे, ऐसे कह सकते हैं। ड्रिपिंग मतलब बूंद बूंद करके पानी देंगे जड़ों में। नंबर 2, नहाने और बर्तन धोने के काम में लिए गए जल से बगीचे की सिंचाई करेंगे। अब तुम नहा रहे हो, जो तुम्हारा पानी वेस्ट जा रहा है नाली पर कुछ लगा देंगे, उस पानी को एकत्रित कर लेंगे। बर्तन धोते हैं वो पानी बेकार जाता है, तो इससे सिंचाई करेंगे। नंबर 3, वर्षा जल को एकत्र करके जल का संग्रहण करेंगे, वर्षा के जल को इकट्ठा करके जल को एकत्रित करेंगे एक जगह पर। फिर से नंबर 5, भौमजल, भौमजल किसे कहते हैं, भूमि का जल, भूमि के अंदर जल, है ना, स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। मतलब भूमि के अंदर जब कभी कभी होता है ऐसा है, ज़्यादा जैसे हम 10 फीट खोदते हैं, 20 फीट खोदते हैं, फुट पानी नहीं निकलता किसी किसी जगह पर, कच्छु जगह पर एक गड्ढा खोदा पानी निकल आता है, क्यों, वहाँ पानी कम सींचा गया था और वहाँ बरसात ज़्यादा हुई थी, इसलिए वहाँ जगह पर पानी है। अब देखो उत्तर इसका, भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के रिजाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर जब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति ना होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। भौमजल स्तर के नीचे गिरने के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। देखो, पहला जनसंख्या प्रसार, जनसंख्या प्रसार कहते हैं, प्रसार मतलब फैलना, जनसंख्या बढ़ रही है आजकल, तो इससे भी पानी की कमी आ रही है। भौमजल मतलब भूमि के अंदर जल की कमी आ रही है। प्रसार, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, भवन जाने घरों,
दुकानों, कार्यालयों जानते हो, ऑफिस और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई लोगों के लिए ये सुविधा भी बढ़ रही है। भवन चाहिए, घर चाहिए, रेवेन्यू, दुकानों चाहिए, है ना। दुकान क्यों खुलते हैं? रोजगार के लिए, है ना। कार्यालय चाहिए, सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ रही है। कच्चे में कोई ना पसंद कर रहा, चलो पक्को चाहिए सबको। और इससे कृषि हेतु भूमि, कृषि करवे भूमि चाहिए। उद्यानों जानते हो, पार्क और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है जनसंख्या बढ़ने से। भाई रहवे मकान ना है, खेलवे को काम मैदान बना में। अब इसके कारण भूमि में वर्षा के जल के अवसरवण की दर कम हो जाती है। अवसरवण कहते हैं भूमि के अंदर, देखो ये क्या है अवसरवण, भूमि के अंदर जल स्रावित मतलब अवशोषित कम होता है। निर्माण कार्य के लिए भी प्राय भौमजल का ही उपयोग किया जाता है। अब कहूँ निर्माण कराना हो तुम्हें तो गड्ढा खोदते हैं, पानी निकालते हैं वहाँ, तो भूमि के अंदर का ही जल उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौमजल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवसरवण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। अवक्षय मतलब हानि हो रहा है। अब पढ़ दूसरा उपकरण, बढ़ते हुए उद्योगों के कारण भी जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। अब तीसरा पॉइंट है, कृषि कार्य में भी जल का उपयोग किया जा रहा है। तो देखो पढ़ो, कृषि कार्य, भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो जा सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौमजल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। वर्षा, वन अपरोपण कहते हैं वनोन्मूलन, वनों का नष्ट करना और जल के अवसरवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। ये है ना। अब आप प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, है ना। तो देखो का भौमजल प्राप्त करने के लिए खाली जगह तथा खाली जगह का उपयोग होता है। कुओं तथा नलकूपों, हैंडपंप। हाँ देखो, पहली खाली जगह में आएगा कुआं तथा दूसरी खाली जगह में नलकूप, और नलकूप का दूसरा नाम है हैंडपंप का उपयोग होता है। अब दूसरा प्रश्न, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3 खाली जगह, ठोस, द्रव, गैस। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली जगह कहलाती है। जल भर परत कहलाती है। जल भर, जल धारण कहते हैं जल को धारण करने वाली परत। जल भर मतलब जल से भर जाती है, उसे जल भर कहते हैं। अब प्रश्न नंबर घ, भूमि में जल के अवस्रवण के प्रकम को खाली जगह कहते हैं अंत स्पंदन। तो देखो इनके उत्तर ये लिख रहे हैं सब
का में क्या है, खा में क्या है, ये लिख रहे हैं। कुओं, नलकूप, हड़पंप, ठोस द्रव गैस, और गा में जलभर, और ये गा में अंत स्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नंबर 7 पढ़ो। पढ़ो बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखो प्रश्न समझो ये क्या कह रहा है। कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं, मतलब इसमें से जो बताओ जिसकी कमी से जल की कमी नहीं आवे, बात कौन सा कारक है? तो देखो औद्योगिकरण में वृद्धि, जाते तो जल में कमी आएगी। वर्षा, ये है इसका आंसर। औद्योगिकरण में वृद्धि, औद्योगिकरण कहते हैं उद्योगों में वृद्धि है भाई, तो पानी की कमी आवेगी माँ, तो है ना, माँ प्रयोग होगा पानी। बढ़ती जनसंख्या, तो इससे भी पानी में कमी आएगी। पर प्रश्न ये कह रहा है कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा इनमें आवास आदाम से कौन सा वक्तव्य है, वाक्य है कि जिसकी कमी से जल की कमी नहीं आए। गा अत्यधिक वर्षा, भाई ज्यादा वर्षा होगी तो पानी की कमी कहाँ आ जाए, ये हो सकता है सही, और ये इसका आंसर। और जल संसाधनों का कुप्रबंधन, जल संसाधनों का कुप्रबंधन कहते हैं जल के साधनों का सही प्रयोग नहीं करना, तो ये भी जल की कमी का कारण है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो सही वाक्य कौन सा है इनमें से, ये बताना है आपको। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत मतलब स्थिर रहती है। गलत, नियत नहीं भाई, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। अब खा पढ़ो। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। हाँ, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जल की कुल मात्रा, नियत मतलब फिक्स, स्थिर रहती है, ये भी गलत। कहीं पे भूमि में ज्यादा जल है, कहीं पे कम है, हर जगह की भूमि अलग होती है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा पढ़ो। विश्व के समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। हाँ समझो, विश्व मतलब पूरा सब देश में, विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत मतलब स्थिर है। सब भाई, भारत के समुद्रन की अलग है और देशन के समुद्र नदी में अलग है जल, महासागरन में, तो ये भी बात गलत। गा पढ़ो। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। हाँ, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, स्थित मतलब विश्व में जल की कुल मात्रा नियत मतलब स्थित, स्थिर, ये आ सकता है। विश्व में जल की कुल मात्रा मतलब स्थिर है। भारत हम कितना जल है, माँ कितना जल है, ये फिक्स है। प्रश्न नंबर 9, भौमजल मतलब भूमि के अंदर का जल, और भौमजल ये क्या लिख रहा है, भौमजल स्तर, ये स्तर है, स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए। भौमजल मतलब भूमि पर जल और एक भूमि के अंदर जल के स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो ये देखो चित्र, आप देख सकते हो, देखो भौमजल और भौमजल स्तर, ये भूमि पे जल, और भौमजल स्तर मतलब भूमिजल तो ये भौमजल स्तर, और भौमजल कहते हैं भूमि के अंदर जल। तो ये देखो चित्र, ये बादल हैं और ये जल स्तर, ये जल की भौमजल मतलब भूमि पर जल है ना, और भूमि के अंदर जल नीचे है। ये आया जल भर, ये जल भरता है यहाँ पर, जल को धारण करने की क्षमता है स्तर, ये भौमजल स्तर। ये पुनः पूर्ति हैंडपंपों द्वारा ऊपर प्राप्त किया जा रहा है, नल, नदी और झील। ये चित्र को तो आप बना सकते हो, इसको देख लेना अपने अनुसार।